प्यारे बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जगदलपुर से फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण और उससे रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा और किए गए कार्य की गणना देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैग्नेटिज्म के आप तक पहुंचाए हैं। यदि वो वीडियो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का और मेरे पुराने वीडियो का लाभ बच्चे प्राप्त कर सकें। चलिए आज हम फिर से एक नया पोर्शन लेते हैं। टॉपिक हमारा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है कि यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को हम रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को हम रखते हैं, तो उस पर किए गए कार्य की गणना और स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कर चुके हैं और बल आघूर्ण क्या होता है वो हमने निकाला है। आज भी हम देखेंगे कि बलयुग्म बल आघूर्ण की गणना हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में करेंगे, मैग्नेटिज्म में करेंगे। तो बल आघूर्ण और उससे पहले बलयुग्म, ये 11th में आपने बलयुग्म देखा है। बलयुग्म क्या होता है कि किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण के बल यदि विपरीत दिशा में इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक ना हो। यानी किसी कोई दृढ़ पिंड है, जैसे मैं बोलूँ ये एक दृढ़ पिंड है, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ दो विपरीत दिशाओं में, समान और विपरीत दिशाओं में, जबकि उनकी क्रिया रेखा एक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको इधर बल लगाता हूँ, दबाता हूँ, तो ये क्रिया रेखा एक ही होती है, या मैं खींचता हूँ तो क्रिया रेखा एक ही होती है, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। परंतु यदि मैं क्रिया रेखा अलग अलग है, यदि मैं इसको इधर बल लगाता हूँ, इसको इधर बल लगाता हूँ और इसका एक केंद्र यदि है, सेंटर है, तो उस पर ये मूवमेंट करेगा। जैसे आपने अच्छे से देखा है, साइकिल का उपयोग आपने किया है और उस साइकिल का जो हैंडल होता है उसका भी उपयोग आपने किया है। जहाँ पर भी मोड़ आता है तो आप उस हैंडल को मूव करते हैं। मूव करने से क्या है, आप उस जो हैंडल होता है, दृढ़ पिंड होता है, उस पर आप बल लगाते हैं। दो बल क्रिया रेखा, अलग अलग क्रिया रेखा रहती है और उस पर आप बल लगाते हैं विपरीत दिशाओं में, तो जिससे कि वो हैंडल मूव करता है। मेरे पास एक डेमो है जो मैं आपको प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि हमने एक डेमो बनाया हुआ है कि ये मान लेता हूँ मैं कि ये दृढ़ पिंड है। ये दृढ़ पिंड को मैं यदि दबा रहा हूँ तो ये क्रिया रेखा चूँकि एक है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, या मैं खींच रहा हूँ तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। परंतु यदि मैं इसको इस दिशा में लगाऊं, एक को इधर लगाऊं, एक को बल इधर लगाऊं, या फिर मैं इसको इधर लगाऊं, यानी यहाँ पर बल इधर ऐसा लगा रहा हूँ और इस पर बल अपोजिट, यानी ये ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, तो ये मूवमेंट कर रहा है और ये इस जो सेंटर है इस पर मूवमेंट कर रहा है। तो ये अलग अलग क्रिया रेखा, और एक की क्रिया रेखा इधर, एक की क्रिया रेखा इधर है, तो ये मूवमेंट कर रहा है। तो ये बल युग्म, बल का युग्म जिसको हम बोलते हैं, ये आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बल का युग्म जिसे हम बल युग्म कहते हैं। और इसका बल युग्म का आघूर्ण भी हमने निकाला है। आपको अच्छे से पता है बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, एक बल और उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, वो बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि बलयुग्म किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण के बल, परिमाण समान है और विपरीत दिशा में है, इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। वैसे ही स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक दंड चुंबक रखा हुआ है, एक डायपोल बोल लीजिए। चुंबक जो होता है डायपोल होता है, आपको अच्छे से पता है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ सिरा होता है और इसका ध्रुव प्राबल्य m होता है और उनके बीच की दूरी 2l होती है। तो इसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका एक जो सेंटर होता है, वो सेंटर पे ये मूवमेंट करता है।
कोई भी उसका केंद्र है, वो वहाँ पर एक मूवमेंट करता, अक्ष बोल लीजिए, अक्ष है तो उस पर एक मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर ओ मान लीजिए इसका सेंटर है और वो अक्ष है उसका, और उस पर ये मूवमेंट करेगा। उसका मैं डेमो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको डेमो दिखाया है, अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है। देखिए क्रिया रेखा यहाँ पर इसकी इधर है और ये यहाँ ऐसा, यानी कि इस जो दंड चुंबक है इस पर MB जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और ये MB एक बल जो कि इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, एक नॉर्थ पे लग रहा है और एक साउथ पे लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बराबर हैं, तो जिसके कारण ये जो डायपोल है या दंड चुंबक है ये मूव करेगा, और थीटा एंगल में यदि जैसे हम रखेंगे वैसे ही वो अलाइन होकर के इस दिशा में आने का प्रयास करेगा। यानी नॉर्थ सिरा इधर हो जाएगा और साउथ सिरा इधर हो जाएगा। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, थीटा एंगल बना के छोड़ दें, तो इसको डेमो में और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो दंड चुंबक होगा तुरंत इस स्थिति में आ जाएगा नॉर्थ सिरा, और ये स्थायी स्थिति होगी इसकी, वहाँ पर जाकर के स्टेबल स्थिर रह जाएगा ये। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी, इसका हम आपको डेमो दिखाएंगे। तो ये एक हुआ बलयुग्म, और बलयुग्म का आघूर्ण यदि हम लें तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है इसको हम डिनोट करते हैं एक बल इनटू उनके बीच की, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, और उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को रखा हुआ है, धन चुंबक को रखा है, जिसकी लंबाई जो है 12 है, और नॉर्थ सिरे पर MB बल यहाँ लग रहा है और साउथ सिरे पर इधर लग रहा है। और ये जो बल होगा ये प्रत्यानयन बल होगा, ये भी आपको अच्छे से पता है, 11th में आपने पढ़ा है। प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यास्थता में हमने पढ़ा हुआ है। जब किसी छड़ को या रॉड को हम खींचते हैं तो उस पर एक अपने आप उसके प्रत्यास्थता का सीमा के अंतर्गत यदि हम उसको कोई फोर्स लगाते हैं, वेट देते हैं उसको, तो वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा और इसको वापस इसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, तो ये टाउ इज इक्वल टू एक बल, यदि मैं लूँ यहाँ पर MB है, या सिंपल यदि हम बेसिक चीज़ों में जाए तो F इंटू डी होता है, एक बल और उनके बीच की दूरी। यहाँ पर जो दूरी है वो डिफरेंट है, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे अभी। तो F इंटू डी, यदि इसका मैं विमी सूत्र निकालना चाहूँ तो विमी सूत्र आप अच्छे से निकाल सकते हैं, और यदि इसका मैं मात्रक निकालना चाहूँ तो न्यूटन इंटू मीटर ये निकल आएगा। और विमी सूत्र की बात करूँ तो इसका विमी सूत्र जो हो जाएगा, विमी सूत्र जो हो जाएगा ये टाउ का, ये हो जाएगा MLT-2 इंटू L। आपको अच्छे से पता है जो फोर्स मास इंटू एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन का LT-2 होता है और मास का M होता है, और उसके बाद L जो डिस्टेंस D है, तो ML²T-2 ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा। ML²T-2 ये अगर हम बल युग्म का आघूर्ण निकालना चाहें, विमी सूत्र निकालना चाहें तो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इस पर आता हूँ हमारे मेन पॉइंट पर कि हमने एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और इस पर जो लगने वाला बल MB क्षेत्र की दिशा में और MB इसके विपरीत दिशा में। ये आपको अच्छे से पता है कि जो बल रेखाएं होती है नॉर्थ सिरे से शुरू होती है और साउथ पे जाकर के ख़त्म होती है। तो वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर MB इसको इधर की ओर बल लगाएगा
प्रत्यानयन बल, और ये इधर लगेगा और ये इसको अलाइन होकर के स्थिति में लाने का प्रयास करेगा यदि हमने थीटा कोण घुमा करके इसको रखा हुआ है तो हम वही स्थिति से आगे बढ़ेंगे। और प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो इसमें से यदि ले, अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण यदि हम इस कंडीशन में लें इसको, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एक बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी, लंबवत दूरी। यदि मैं इसको लिखूं या इसको पूरा डिटेल में यदि लिखूं तो दोनों बलों के क्रिया रेखा की बीच की दूरी, लंबवत दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये आपको मिल जाएगा। तो एक बल हमारे पास है यहाँ पर MB, और दोनों क्रिया रेखा के बीच की दूरी जो है वो देखें तो NP, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, लंबवत दूरी जो है वो आपका NP है। तो NP को यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए थीटा है और 90 डिग्री एंगल समकोण यहाँ पर बन रहा है। तो चित्र से यदि हम लें तो चित्र से हमको मिल जाएगा लंब बटे कण। यदि हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाता है लंब बटे कण, NP बटे NS। तो NP की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो इसीलिए हम इसको NP को लिख सकते हैं NP इज इक्वल टू NS साइन थीटा, और NS हमारे पास है 2L, ये लंबाई जो हमारे पास है ये 2L लंबाई है, L प्लस L, तो ये 2L साइन थीटा, ये हमको मिल जाता है NP की वैल्यू। तो हम इस NP का मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो इसलिए MB इंटू 2L साइन थीटा, तो इससे हमको मिल जाएगा B इंटू 2ML इंटू साइन थीटा। अब आपको अच्छे से पता है कि जो 2ML होता है ये जो होता है आघूर्ण, आपका चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये जो मान होता है ये B इंटू M के रूप में होता है और साइन थीटा। तो इसको यदि हम लिखें तो साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको MB साइन थीटा। ये टाउ की वैल्यू कैलकुलेट होती है यदि हम किसी चुंबक को या द्विध्रुव को या दंड चुंबक को ये थीटा एंगल बनाते हुए रख रहे हैं, तो उसका जो टाउ है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ये MB साइन थीटा के रूप में आपको मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन से हम और भी कैलकुलेशन करेंगे, किए गए कार्य की गणना करेंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, इसकी गणना भी हम यहाँ से आगे करेंगे। तो ये आपको मिलता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे हमको लेना है एक कि किया गया कार्य। अब मान लीजिए इस चुंबक को इस स्थिति में है और मैं थोड़ा थीटा एंगल घुमा करके, बहुत छोटा थीटा एंगल, ज़्यादा उससे पहले मैं डी थीटा एंगल घुमाऊँ, इन्हें 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसा, फिर छोटा छोटा एंगल करके थीटा तक ले जाऊँ 70 डिग्री 80 डिग्री। तो वो हम इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस करते हैं तो वो हम करेंगे कि हम पहले छोटा एंगल घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, फिर उसके बाद थीटा एंगल घुमाने में किए गए कार्य की गणना हम करेंगे। तो हम ये किया गया कार्य किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, किसी दंड या डायपोल बोल लीजिए चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य
यदि इसकी गणना हम करना चाहें तो देखिए कि सबसे पहले जो हमने टाउ निकाला बल युग्मक आघूर्ण ये होगा। अब हम इसको चुंबक को पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्मक आघूर्ण अभी हमने निकाला कि चुंबक का प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण यदि हम ये बोले तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण ये जो हमको मिलेगा ये हमने निकाला है अभी कैलकुलेट किया समीकरण नंबर 1 टाउ इजिकल टू mb साइन थीटा। ये हमने कैलकुलेशन किया समीकरण नंबर 1 हमारा था। अब यदि हमको इसको डी थीटा कोण घुमाते हैं, अब इस चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य यदि हम लें तो हमको मिलेगा, इसको मान लो मैं डी डब्ल्यू बोलूँ तो टाउ डी थीटा के रूप में होगा। ये इसका जो मान होगा वो टाउ डी थीटा के रूप में आपको मिलेगा और टाउ का मान हम अच्छे से जानते हैं तो टाउ इजिकल टू हमारे पास है एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये हम एक छोटा सा डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य की गणना हम ले रहे हैं अभी। अब इसको इसी को यदि हम थीटा कोण घुमाएं बोलने से मान सकते हैं 70-80 डिग्री या उससे आगे भी, वो 0 से 180 डिग्री तक हम आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे। तो थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना, तो इसको हम लेते हैं इस प्रकार चुंबक को थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो थीटा कोण से घुमाने पे किया गया कार्य ये यदि हम लें तो हमको मिलेगा, यदि मैं इसको W बोलूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा डी डब्ल्यू, यानी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। आगे तक हम 180 तक कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा कोण घुमाने पर 30, 40, 50 जैसा भी, तो थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करें तो देखिए 0 से थीटा समाकलन आपको अच्छे से पता है। समाकलन हम क्यों करते हैं, जब हम छोटा सा एक अल्पांश का निकालते हैं उसी को मान करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़े का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें से देखिए m इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, चूँकि हमने बताया था थीटा को भी हम और ज़्यादा तक घुमाएंगे, 0 से थीटा तक घुमाने पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा जो है ये वेरिएबल है, तो हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और बाकी ये दोनों को बाहर ले लेंगे। तो हम देखिए यहाँ एम बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमको मिलता है एम बी साइन थीटा का मान आपको अच्छे से पता है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें और इंटीग्रेशन दोनों में आपको चीज़ें पता है, डिफरेंशिएशन साइन थीटा करते हैं तो कॉस थीटा मिलता है और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा और का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 0 से थीटा, ये कैलकुलेशन आपको मिलेगा। माइनस क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इससे हम साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा ये इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या मिलता है। अब इस आगे आप देखिए कि किया गया कार्य जो किया थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है W इजिकल टू हमको मिलेगा एम बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता है। मैं साइन माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ पहले, और कॉस थीटा माइनस कॉस 0 इसका
जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लेते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस 0, तो ये मिल जाएगा माइनस MB, और कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का मान आप यदि देखें तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 मिल जाएगा आपको। तो ये इससे हो जाएगा, इसको मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा MB 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैलकुलेशन आपको किसी दंड चुंबक को या किसी डायपोल को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना है। अब आप यहाँ से देखिए कंडीशन क्या क्या बनती है, बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। कंडीशन में यदि हम देखें कि हम इसको 0 से लेकर के 180 डिग्री तक हम यदि घुमाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आंसर मिलता है। पहला देखिए कि यदि हम इसको, एक और कंडीशन आपको मिलेगी इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा की जो गणना करते हैं। अभी हमने 0 से थीटा डिग्री घुमाया था तो हमको ये कंडीशंस मिली थी। अब यदि हम स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, इसमें भी हम कंडीशन रख सकते हैं, कॉस थीटा का मान 0 रखें तो किया गया कार्य कितना होगा वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि मैं केस 1 लूँ, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो किया गया कार्य MB 1 माइनस कॉस 0, तो ये मिल जाएगा MB। कॉस 0 का मान आपको मिलेगा 1 माइनस 1, दिस इज 0, तो ये आपको 0 मिलेगा। यानी ये स्थिति जो हमारी स्थिति थी कि चुंबक को यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रखा जाए, ऐसा स्थिति में रखा जाए तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वो स्थायी अवस्था होगी, वो वहीं पर रहेगा। उस स्थिति में चुंबक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो ये स्थायी अवस्था कहलाती है। तो इसको हम स्थायी अवस्था भी बोलते हैं, तो ये W। अब केस सेकंड यदि लें हम, तो यदि हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री रखें तो क्या होगा, तो हमको W इज इक्वल टू MB 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है आपको पता है, तो हमको MB कार्य करना पड़ेगा। यानी इस चुंबक को हमको ऐसे से ऐसे लाने पर, 90 डिग्री लाने पर ऐसा हमको MB कार्य करना पड़ेगा। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यानी यहाँ से ऐसा लाने पर, 90 डिग्री लाने पर हमको ये 90 डिग्री आपका बन जाएगा यहाँ पर। और यदि हम केस थर्ड लें तो आप देखें, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम रखते हैं तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। तो जो किए गए कार्य की गणना है MB 1 माइनस कॉस 180, ये आपको क्या देगा, कॉस 180 का मान -1 होता है आपको पता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा MB 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 MB हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको डबल काम करना पड़ा, इससे 90 डिग्री से डबल काम करना पड़ा। ये अलग अलग स्थितियाँ आपको बनती है यदि हम थीटा वर्क करते हैं, किए गए कार्य। हो सकता है आपके बुक में कहीं पर दिया हो, किसी बुक में नहीं दिया हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम एक दूसरी कंडीशन है स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा, अभी हमने ये लिया था कि उसको 0 से थीटा डिग्री तक लाने में किए गए कार्य की गणना हमने की थी, और उस समय आपने देखा कि 0 डिग्री पर उसका जो मान था, किए गए कार्य का मान 0 था। अब यदि हम π/2 से थीटा डिग्री ले जाने में यदि हम कार्य की गणना करें, किए गए कार्य की गणना करें, यानी जो π/2 है उसको हम मानक स्थिति यदि माने, तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, किया गया कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाएगा, तो हम उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो π/2 से थीटा कोण घुमाने में
किया गया कार्य, किए गए कार्य की गणना। अब इसमें यदि हम देखें, क्योंकि इसको π/2 जो है मानक स्थिति माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे 0 आएगा, यानी वहाँ पर स्थिति ऊर्जा 0 होती है। इसलिए कभी भी जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो तुरंत वो मुड़ करके तुरंत ऐसा आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो एक्टिव कंडीशन में होता है, बोलना चाहिए, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। चलिए इसकी गणना करके हम देखते हैं, फिर हम आपको एक डेमो दिखाएंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हमने लिया था टाउ = mb sin थीटा, ये हमने लिया था, और d थीटा एंगल घुमाने में किए गए कार्य की गणना। तो वही स्थिति हम लेंगे, d थीटा कोण अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, वही स्थिति है। तो हमको मिलेगा dw = टाउ d थीटा, ये स्थिति आपको बनी। अब इसके बाद π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये स्थिति आपको मिलेगी यदि हम इसको थीटा π/2 से थीटा π/2 से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो इसको ले सकते हैं थीटा π/2 से थीटा कोण घुमाने में। तो हमको क्या मिलेगा, किया गया कार्य यदि हम W लें, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से थीटा हम यहाँ पर अब लेंगे। π/2 लोअर लिमिट हमारी जो होगी π/2 होगी, और यानी इस स्थिति से आगे, तो इस स्थिति में आप देखिए कि टाउ d थीटा वही स्थिति, और यहाँ पर यदि हम mb sin थीटा वही रखेंगे, sin थीटा d थीटा, यहाँ लिमिट हो जाएगा π/2 से थीटा, और यहाँ पर mb बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन करें तो वही स्थिति sin थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा 0 से π/2 से थीटा डिग्री। अब इसका हम कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में बाहर ले लेता हूँ mb, और कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 मीन्स 90, तो π/2 का मान जो होगा 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस mb कॉस थीटा माइनस 0, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस mb कॉस थीटा। ये कैलकुलेशन आपको मिलेगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ये इसको हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए कि 0 कहाँ होता है, स्थितिज ऊर्जा किस कंडीशन में 0 होता है। तो हमने लिया है π/2 से थीटा कोण घुमाने पर किए गए कार्य की गणना। तो यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन कीजिए तो आपको क्या मिलता है। केस 1, स्थिति 1, केस 1 हम देखते हैं, यदि थीटा = 0 डिग्री, यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो हमको क्या मिलता है। यहाँ से देखें तो इसलिए u आपको मिल जाएगा माइनस mb cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो ये मिल जाएगा माइनस mb। ये कैलकुलेशन आपको एक मिलेगा माइनस mb, माइनस पे चला गया। दूसरा केस सेकंड, यदि थीटा = 90 डिग्री, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और थीटा को 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो u है वो आपको मिलेगा माइनस mb cos 90 डिग्री, और cos 90 इज 0, तो दिस इज 0। ये मानक स्थिति कहलाता है, ये मानक स्थिति है, इसलिए हम उसको बोलते हैं π/2 से
थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य। अब इसको हम तीसरा जो हम केस लें, केस थर्ड, अगर यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखिए u इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, -mb cos 180 डिग्री, और 180 का मान आपको पता है, cos 180 का मान -1 होता है, तो दिस इज -mb इंटू -1 इज इक्वल टू आपको दे देगा mb। तो ये mb कार्य, ये अस्थायी स्थिति की स्थिति कहलाता है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, ये जो होता है अस्थायी संतुलन की स्थिति। ये अलग अलग कंडीशन में मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अब हम इसका डेमो देखेंगे और आप देखेंगे कि डेमो में जब हम थीटा एंगल घुमाते हैं, किसी डायपोल को हम छोटा सा एक डायपोल लेंगे और थीटा एंगल घुमाते हैं उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो कैसा वो तुरंत अलाइन होने की कोशिश करता है। तो ये हमारा जो डेमो है वो देखिए पहले। बच्चों, अब हमने अभी थ्योरी में देखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एक डायपोल को रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म लगता है और उसका हमने एक बल आघूर्ण निकाला था। उसी प्रकार फिर चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की गणना हमने की है थ्योरी में। तो उसी का देखिए यहाँ पर मैंने ये थ्योरी में जो हम देख रहे थे कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है जिसकी दिशा इधर है, बी की दिशा इधर जा रही है नॉर्थ से निकल करके, और उसके बाद एक मैंने डायपोल यहाँ रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ सिरा। तो उसमें एक सेंटर है उसका O, ये सेंटर जो अक्ष है इसके परिता ये जो बल लग रहा है, बल युग्म है बोलना चाहिए, MB और MB, यानी नॉर्थ पर MB बल इधर के क्षेत्र की तरफ लग रहा है और क्षेत्र के विपरीत MB बल लग रहा है, जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, और इनके जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है। क्रिया जो क्षेत्र है, क्रिया जो है वो अलग अलग है, क्रिया रेखा जिसे हम बोलते हैं वो अलग अलग। तो इस पर ये जो सेंटर O है या मध्य बिंदु जो है उसके अक्ष के परितः वो मूवमेंट करता है। इसका हम डेमो आपको अभी दिखाएंगे। ये देखिए मैंने एक चुंबक लिया हुआ है, ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये पेयर ऑफ चुंबक मैंने बनाया है क्योंकि थोड़ा फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग रहे, और बीच में मैंने एक छोटा सा देखिए डायपोल लिया हुआ है। ये डायपोल अभी अलाइन कंडीशन में है। यदि मैं इसको यहाँ लाऊँ तो एक समान मैग्नेटिक फील्ड बन गया यहाँ पर, और ये जो डायपोल है अभी अलाइन कंडीशन में है, यानी वो उसी दिशा में है जो बल रेखाओं की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसी दिशा में। अब इसको यदि मैं थीटा कोण बनाते हुए अगर मूवमेंट करूँ तो देखिए ये वापस उसी जगह पे आ जा रहा है। ये जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया है तो वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, यानी इन दोनों पर बल लगता है, MB बल, और ये वापस उसको अलाइन कर लेता है, वापस अपने स्थान पर ले आता है। कहाँ पर से? ये इसका जो सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर ये अक्ष है बोलना चाहिए, बीच में जो ये अक्ष है इसके परितः वो मूवमेंट करेगा और ये वापस उसी स्थान पर उसको अलाइन कर लेगा। तो ये बलयुग्म था आपका। उसके बाद जब हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी उसको चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, तो देखिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा है, इसको घुमा रहा हूँ मैं थीटा कोण से, तो ये वर्क मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ये वर्क का भी किए गए कार्य की गणना भी हमने किया था, और जब हम उसको 90 डिग्री ले आते हैं तो भी इसकी गणना हमने की है। तो ये सारी स्थितियाँ, और जब 180 डिग्री और ज़्यादा हम घुमाते हैं तो 180 डिग्री घुमाते हैं तो ये वापस आ जाता है, ये इस जगह पे मूव करता है, ये भी हमने बताया था आपको। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं इसकी, और उस कंडीशंस में ये लगने वाला बल और किए गए कार्य की गणना, ये मैं आपको डेमो के रूप में बताना चाह रहा था। हाँ बच्चों, आप लोगों ने डेमो देखा होगा और उसमें आपको पता लगा होगा कि कैसे जब हम किसी डायपोल को, मैंने डायपोल को छोटा सा लिया हुआ है, और उसको यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं और उसको थीटा एंगल घुमाते हैं तो वो तुरंत ही अपने अलाइन वाले कंडीशन में, स्थायी कंडीशन में आने की कोशिश करता है,
और वहाँ पर स्थायी अवस्था में रहता है। तो वो स्थिति हमने अभी जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन आपने देखा और वो डेमो आपने देखा। तो ये पोर्शन मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो ज़रूर इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।